ओके चलो स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट क्लास में हमने कुछ 9th क्लास का ब्रशअप किया था कि 9th क्लास में हमने क्या क्या टाइप के कैट आयंस एनायंस पढ़े थे, फॉर्मूला बनाना हमने देखा था। मैंने कुछ 25 क्वेश्चंस आप लोग को होमवर्क दिए थे फॉर्मूला बनाने के, उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके पहला क्वेश्चन क्या था उसमें, बताना मुझे, पहला क्या फॉर्मूला था? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम होता है आपका Mg2 पॉजिटिव एंड ऑक्साइड होता है O2 नेगेटिव, ठीक है। मैंने बताया था कैसे निकालते हैं अपन Mg2 पॉजिटिव। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, कॉन्फ़िगरेशन 2,8,2, उसको 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे तब वो जाके बनेगा Mg2 पॉजिटिव, ठीक है। तो Mg2 पॉजिटिव। वैसे ही ऑक्सीजन के साथ क्या होगा, ऑक्सीजन हो जाएगा एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन 2,6, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा इसलिए O2 नेगेटिव, ठीक है। दोनों के नीचे 2 लिखेंगे और क्योंकि दोनों के नीचे 2 है वो कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली फॉर्मूला क्या बनेगा, MgO। ये सबका आया है, इसमें किसी को डाउट? नीलेश बनाया है? पृथ्वी क्यों? आज छोड़ रहा हूं ना, नेक्स्ट क्लास से नहीं, ठीक है। क्लास 10th है, अपन को पहले से ही सीरियस रहना है शुरू से, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। चलो सेकेंड क्वेश्चन क्या था, जिंक सल्फेट। देखो जिंक होता है Zn2 पॉजिटिव, ये बताया था मैंने अपन के उसमें था लिस्ट में। एंड सल्फेट होता है आपका SO4 2 नेगेटिव। अगेन 2 है, कैंसल होगा, फाइनली फॉर्मूला क्या बन रहा होगा, ZnSO4। बस ये ध्यान रखना, लिखते समय कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर कौन रहेंगे वो ध्यान रखना, ठीक है। और एक आध जगह जो मुझे आपके में दिखा कनिष्का, आपने जो नंबर लिखे ना वो ऊपर लिखे थोड़े से, उसको नीचे रखो सबस्क्रिप्ट में, उसके उसके लेवल पे नहीं आने चाहिए, समझ रहे हैं? जैसे Na2SO4 अगर लिखा है आपने तो वो ऐसा लिखा हुआ है अगर, तो वो 2 नीचे होना चाहिए, ठीक है। एक आध में है ये, तो वो लिखते समय ध्यान रखेंगे। और बाकी कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर ध्यान रखेंगे, रनिंग लेटर्स यूज नहीं करेंगे जैसे आपने यूज किया है, ऐसा नहीं करेंगे। कैपिटल लेटर तो सबको लिखना आता ही है ना भाई, ना, तो रनिंग लेटर नहीं यूज करना है, ठीक है। जैसे आप लोग कर्सिव में लिखते थे ना, उसमें हम रनिंग लेटर यूज करते हैं, बट कैपिटल लेटर ही यूज करेंगे सिंबल्स में, ठीक है। चलो थर्ड क्या था, कैल्शियम ऑक्साइड। अगेन कैल्शियम हो जाएगा Ca2 पॉजिटिव एंड ऑक्साइड हो जाएगा O2 नेगेटिव। फॉर्मूला बनेगा CaO। चेक करेंगे सब, ठीक है। कुछ गलत होगा तो बताएंगे, डाउट होगा तो पूछेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फोर्थ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Ca2 पॉजिटिव और हाइड्रोक्साइड होता है OH का 1 नेगेटिव, ठीक है। तो अगेन Ca के नीचे 2 लिखेंगे और OH के नीचे 1, ठीक है। अब ये 2 इधर जाने वाला है, राइट, तो ब्रैकेट की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? पड़ेगी जरूरत, तो आप ब्रैकेट लगा देना। यहाँ पे एक पॉलीएटॉमिक आयन है, ऊपर से नंबर 1 से बढ़ा जा रहा है, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगेगा, ये 2 इधर जाएगा और 1 इधर। फाइनली फॉर्मूला क्या बन जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है? जयती एंड काव्य बनाए आप लोग? यस सर। आंसर मैच कर रहे हो ना काव्य? ठीक है, ओके। इसके बाद क्या था नेक्स्ट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बाद कैल्शियम कार्बोनेट, Ca2 पॉजिटिव एंड CO3 2 नेगेटिव। अगेन 2 कैंसल, फाइनली फॉर्मूला क्या बनेगा, CaCO का 3, ठीक है। यहां ब्रैकेट की जरूरत नहीं है क्योंकि नंबर जो जा रहा है वो 1 ही जा रहा है, ठीक है, ओके। आप बनाए हो आयुष जी? क्यों? मैं तो आपको ऐड होने के बाद फिर से चीजें डाला था कि आपका पूरा लिंक उसमें डाला हुआ है, PDF डाउनलोड कर लेना, होमवर्क है। नेक्स्ट क्लास से ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगला, फेरिक सल्फेट। फेरिक बोल दिया मतलब Fe3 पॉजिटिव, फेरिक। आप तो अभी फेरिक बोले, तो फेरस बोलो ना, फेरस है ना, तो 2 पॉजिटिव, ठीक है। और सल्फेट बोल रहे हो ना,
तो SO4 का 2 नेगेटिव, अगेन 2 कैंसिल, फॉर्मूला विल बी FeSO4। ठीक है, O का भी जो हाइट है ना वो S के बराबर होना चाहिए, कैपिटल लेटर लिखे हो तो, ऐसा नहीं होना चाहिए FeSO4, ये गलत, समझ रहे? चलो नेक्स्ट, अगला क्या था FeSO4 के बाद? फेरिक ऑक्साइड, यानी कि Fe3 पॉजिटिव और ऑक्साइड होता है O2 नेगेटिव। तो ये 2 इधर जाएगा ना, तो पहले ऐसे लिख लेना, 3 नीचे इसके और इसके नीचे 2, 2 और 3 क्रिस क्रॉस होके ऐसे चले गए, तो फॉर्मूला क्या बन गया? Fe2O3। ठीक है, चलो अगला क्या था? लेड, लेड नाइट्रेट, लेड 2 पॉजिटिव, नाइट्रेट होता है NO3 का 1 नेगेटिव। ठीक है, तो लेड के नीचे हम लिख देंगे 2 और NO3 के नीचे लिख देंगे हम 1। ब्रैकेट लगेगा नहीं लगेगा ना, यहां ब्रैकेट लगेगा और 2 इधर जाएगा, तो फाइनली फॉर्मूला क्या बन जाएगा? PbNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्या था? कॉपर, कॉपर सल्फेट, कॉपर होता है Cu2 पॉजिटिव, सल्फेट होता है SO4 का 2 नेगेटिव, तो फॉर्मूला बन जाएगा CuSO4, नो नीड ऑफ एनी ब्रैकेट। ठीक है, अगला लेड क्लोराइड, लेड आपका Pb2 पॉजिटिव, देखो नहीं दिया तो 2 पॉजिटिव ले लो, अदरवाइज लेड 4 भी होता है। ठीक है, तो Pb2 पॉजिटिव और क्या बोले? क्लोराइड ना, Cl नेगेटिव, तो Pb के नीचे 2 आ गया, Cl के नीचे 1 आ गया, क्रिस क्रॉस करके फॉर्मूला बन गया PbCl2। ठीक है, नेक्स्ट सोडियम सल्फेट, Na के ऊपर पॉजिटिव 1, सल्फेट के लिए 2 नेगेटिव, राइट? तो Na के नीचे 1 आ जाएगा, सल्फेट के नीचे 2 आ जाएगा, ये 2 इधर 1 इधर, ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला बन जाएगा Na2SO4। ओके, नेक्स्ट बेरियम क्लोराइड, Ba2 पॉजिटिव एंड Cl1 नेगेटिव, Ba के नीचे 2, Cl के नीचे 1, 1 इधर गया, 2 इधर गया, BaCl2। ठीक है, नेक्स्ट बेरियम सल्फेट, अगेन बेरियम Ba2 पॉजिटिव, SO4 का 2 नेगेटिव, BaSO4, नो नीड ऑफ ब्रैकेट। नेक्स्ट एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al3 पॉजिटिव, ऑक्साइड O2 नेगेटिव, Al के नीचे 3, O के नीचे 2, ये 2 इधर गया, ये 3 इधर गया, फॉर्मूला बन गया आपका Al2O3। फेरस क्लोराइड, Fe2 पॉजिटिव, Cl1 नेगेटिव, Fe के नीचे 2, Cl के नीचे 1, FeCl2। नेक्स्ट फेरिक हाइड्रोक्साइड, Fe के ऊपर 3 पॉजिटिव, OH के नीचे 1, OH के ऊपर 1 नेगेटिव, Fe3OH1, ये 1 इधर, यहां ब्रैकेट लगेगा, तो FeOH का होल थ्राइस। नेक्स्ट, अब देखो यहां पे जो डाउट था ना, हाइड्रोजन क्या रहेगा? हाइड्रोजन देखो एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों ही नेचर शो करता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर भी शो करता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब क्या होता है? एनीवन? वो इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव चार्ज भी गेन कर सकता है, जैसे कि H पॉजिटिव, इसको कहते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर। जैसे सोडियम है Na पॉजिटिव, पोटेशियम है K पॉजिटिव, एल्यूमिनियम है Al3 पॉजिटिव, ये सब इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर के हैं। ऑल मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर, जितने भी मेटल्स होते हैं ना, दे आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर, उनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की होती है और ऐसा करके वो पॉजिटिव चार्ज गेन करते हैं। एम आई क्लियर? देखो लूज करके भी पॉजिटिव है, वो कितना अच्छा है ना, वरना हमसे कोई चीज कोई छीन लेगा तो अपन उदास हो जाते हैं, बट ये कितना पॉजिटिव नेचर का है ना, इससे किसी ने कुछ छीन लिया इलेक्ट्रॉन, तो ये कितना अभी भी पॉजिटिव है, अभी भी ऑप्टिमिस्टिक है ना वो। या ये सोच लो कि वो उसने डोनेट कर दिया, और डोनेट करोगे ना कुछ चीज तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, अंदर से फील गुड आएगा कि अच्छा मैंने किसी को कुछ डोनेट किया है। आएगा नहीं आएगा ना? आप ब्लड डोनेट करो किसी को, बहुत अच्छी फीलिंग आएगी आपको, अभी तो नहीं करने देंगे आप लोग को, है ना, जब करोगे तो आपको अच्छी फीलिंग आएगी। तो कुछ डोनेट करते हैं तो पॉजिटिविटी बढ़ती है,
ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। और कुछ लोगे, भीख मांगोगे तो नेगेटिविटी आएगी, समझ रहे। तो एन आयंस सब नेगेटिव बिहेवियर वाले हैं क्योंकि वो गेन कर रहे हैं, समझ रहे। ओके चलो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर भी होता है और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का भी होता है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करके H नेगेटिव भी बन सकता है, पर नाम चेंज हो जाएगा अब, है ना। इसका नाम क्या है, हाइड्रोजन आयन। इसका नाम क्या है, हाइड्रोजन आयन। देखो पॉजिटिव वाले में नाम चेंज नहीं होता है, सोडियम था तो सोडियम आयन, बस उसका सरनेम चेंज हो गया, सोडियम से सोडियम आयन बन गया। अभी तक सोडियम एटम था, अब Na पॉजिटिव सोडियम आयन बन गया। वहां सरनेम मत लिखना पर कॉपी में ना, मैं बोलने के लिए समझाने के लिए सरनेम बोल रहा हूँ, सरनेम तो हमारा होता है ना, उन लोगों का सरनेम थोड़ी ना है, ठीक है। बट इसका पूरा नाम चेंज हो जाएगा, मतलब हाइड्रोजन से क्या हो जाएगा, वो हाइड्राइड। आइड लग जाता ना, आइड आइट एट लग जाता है नेगेटिव वाले में, जितने भी नेगेटिव वाले हैं सबका नाम चेंज होता है लास्ट में। एम आई क्लियर, ठीक है। तो अब आपको क्योंकि हाइड्रोजन बोला है तो क्या लेना है, प्लस वाला ही लेना है। अगर मैंने क्वेश्चन दिया होता कि चलो बनाओ लिथियम हाइड्राइड, लिथियम हाइड्राइड, तो आप लेते Li1 पॉजिटिव, H का 1 नेगेटिव। अब नेगेटिव लेंगे, आप लोग समझ रहे हो। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, LiH। एम आई क्लियर, है ना। यहां पे हाइड्रोजन क्या बोला है, हाइड्रोजन सल्फेट, तो हाइड्रोजन सल्फेट, सल्फाइड, है ना। तो सल्फाइड किससे बनेगा, सल्फर से, H2 नेगेटिव। तो H के नीचे 1, S के नीचे 2, ये 2 इधर गया, 1 इधर गया, तो फॉर्मूला क्या बन गया, H2S। क्लियर है ना। अगला क्या था, एल्यूमिनियम Al3 पॉजिटिव, सल्फेट SO4 का 2 नेगेटिव। Al के नीचे 3 लिखूंगा, सल्फेट के नीचे 2 लिखूंगा, ये 2 इधर जाएगा और यहां पे ब्रैकेट लग के 3 आएगा। तो फाइनल फॉर्मूला क्या बन गया, Al2SO4 का प्राइस। क्लियर है। नेक्स्ट अगला क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, फॉर्मूला बन गया NaOH। नेक्स्ट पोटेशियम K पॉजिटिव Cl1 नेगेटिव, फॉर्मूला बन गया KCl। नेक्स्ट पोटेशियम, पोटेशियम सल्फेट K पॉजिटिव SO4 का 2 नेगेटिव, K के नीचे 1, SO4 के नीचे 2, फॉर्मूला क्या बन गया K2SO4, नो नीड ऑफ ब्रैकेट। ठीक है, जल्दी अगला, पोटेशियम ब्रोमाइड। ब्रोमाइड मैंने बताया था ना, क्लोराइड के जैसा होता है, फ्लोराइड के जैसा होता है, 1 नेगेटिव। तो पोटेशियम K पॉजिटिव, ब्रोमाइड Br 1 नेगेटिव, फॉर्मूला क्या बन जाएगा KBr। अगला हाइड्रोजन क्लोराइड, अगेन H पॉजिटिव ही लेंगे, तो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, फॉर्मूला बन गया HCl। नेक्स्ट बेरियम आयोडाइड, अगेन आयोडाइड ब्रोमाइड जैसा ही है, तो बेरियम होता है Ba2 पॉजिटिव, आयोडाइड होता है 1 नेगेटिव। Ba के नीचे 2 लिखूंगा, I के नीचे 1, ये 1 इधर गया, ये 2 इधर आया, फॉर्मूला क्या बन गया बेरियम आयोडाइड। नेक्स्ट लास्ट है ना ये, लेड Pb2 पॉजिटिव, आयोडाइड I नेगेटिव, Pb के नीचे 2, I के नीचे 1, ये 1 इधर गया, 2 इधर आया, फॉर्मूला क्या बन जाएगा PbI2। यहां मत ब्रैकेट लगाना क्योंकि I तो मोनो एटॉमिक है ना, मोनो एटॉमिक आयंस में हम ब्रैकेट यूज नहीं करते। ब्रैकेट कहां लगता है, जब नंबर ऑफ एटम्स एक से ज्यादा हो तब तो ब्रैकेट लगाते हैं ना अपन, ठीक है। जैसे मैं 2x लिखता हूं तो 2 के बाद ब्रैकेट थोड़ा लगाया, पर अगर मुझे 2x + 1 लिखना है तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगाऊंगा ना, x + 1 ब्रैकेट के अंदर और फिर 2 बाहर, समझ रहे हो। मतलब अगर अंदर चीजें 1 से ज्यादा है, एक से ज्यादा चीजें हैं तो हम ब्रैकेट लगाते हैं, अदरवाइज ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई होमवर्क की जो मैंने लास्ट क्लास में दिया था। अब आगे बढ़ते हैं, है ना। ये आपको समझ में आया कि हमने ये क्यों पढ़ा है, 9 का हमने ये वाला पार्ट क्यों रिवाइज किया, अभी आपको समझ में आएगा। आगे बढ़े, चलो हेडिंग डाल लो, चैप्टर का नाम केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस। ये हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस।
ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस दे आर नथिंग बट केमिकल चेंज। जो अपन 9th क्लास में पढ़ते थे, केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था ना कि केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, ऐसे चेंजेस जिसमें कोई नई चीजें बन रही है ना, न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, दे आर नोन एज केमिकल रिएक्शंस या केमिकल चेंज। एंड एनी प्रोसेस जिसमें कोई नई चीज नहीं बन रही है उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल प्रोसेसेस। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन लिखते हैं, चलो स्टार्ट करना, डेफिनेशन लिखेंगे। केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेसेस, केमिकल रिएक्शंस, इसका डेफिनेशन लिख रहे हैं हम, केमिकल रिएक्शंस दे आर द प्रोसेसेस, है ना, ये ऐसे प्रोसेसेस होते हैं, दे आर द प्रोसेसेस in which new substances chemical reactions are the processes in which new substances with new properties are formed. Processes in which new substances with new properties are formed. Processes in which new substances, जिनको हम कंपाउंड बोलते हैं ना, न्यू सब्सटेंसेस विथ न्यू प्रॉपर्टीज, ऐसे लिखे कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज लिखे हैं, न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। जैसे आपने हाइड्रोजन लिया, ऑक्सीजन लिया और बन गया वाटर, आपने रिएक्शन कराया, नई चीज बनी है वाटर। अब वाटर की प्रॉपर्टी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से सबसे हटके है। आप सोचो ना, ऑक्सीजन एक सपोर्टर होता है कंबशन का, राइट, ऑक्सीजन इज द सपोर्टर ऑफ कंबशन, पढ़े ये चीज, H2 प्लस O2 गिव्स H2O, आया ना, ये होगा रिएक्शन, है ना, ये केमिकल रिएक्शन है, केमिकल प्रोसेस है, केमिकल चेंज है। अब जो नई चीज बनी है ना, इसकी प्रॉपर्टी इन दोनों से एकदम हटके है। कैसे हटके? ऑक्सीजन वॉज द, हाँ ठीक है चलो गैस तो है, बट वॉज द सपोर्टर ऑफ कंबशन, मतलब ये आग लगाता नहीं है बट आग बढ़ाता जरूर है। आपने देखा ना कि कहीं पे अगर आग लगी तो वो बढ़ती क्यों है, क्योंकि आसपास ऑक्सीजन है, वो इस आग को क्या करता है, बढ़ाता है, राइट। वही अगर अपन फायर एक्सटिंग्विशर यूज करें तो जो पूरा व्हाइट फोम आ जाता है, वो एक्चुअली में आग का ऑक्सीजन से सप्लाई कट कर रहा है। मान लो यहाँ पे आग लगी है ना, इस जगह पे, यहाँ पूरा कार्बन डाइऑक्साइड कवर हो गया, तो अब ये आग वाली जगह तो ऑक्सीजन से कट ऑफ हो गई ना, तो अब आग और बढ़ेगी नहीं, अल्टीमेटली आग बुझ जाएगी। ये अपन ऐसे ही पढ़ते थे कि ऑक्सीजन के बिना कंबशन नहीं हो सकता। आप एक कैंडल जलाओ और उसके ऊपर एक जार से ढक दो, कुछ देर तक कैंडल जलेगी, जितना ऑक्सीजन उस जार के अंदर होगा तब तक कैंडल जलेगी, और उसके बाद धीरे से कैंडल बुझ जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन उस जार के अंदर खत्म हो चुका है। जितना भी ऑक्सीजन था इट हैज बीन यूटिलाइज्ड इन कंबशन। अब अगर आपको और देर तक कैंडल को जलाना है तो यू नीड मोर ऑक्सीजन। एम आई क्लियर? मतलब ऑक्सीजन इज नीडेड फॉर कंबशन, इट इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन। अब यही ऑक्सीजन से बना पानी आग बुझाने के काम आता है। हम पानी डालते हैं कि नहीं, फायर ब्रिगेड आती क्या करती है, पानी डालती है, उससे क्या आग और बढ़ती है क्या, आग बुझती है। मतलब उसी ऑक्सीजन से बना हुआ पानी आग बुझाने के काम आ रहा है। मतलब प्रॉपर्टी अलग होगी जस्ट, नहीं, अगर प्रॉपर्टी इसकी अलग नहीं होती तो पानी डालने से आग और लगती, जबकि ऐसा तो होता नहीं है। इसका मतलब एक ऐसी चीज बनती है जिसकी प्रॉपर्टी न्यू होती है। समझ रहे हैं? एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी थी वो अलग थी, कंपाउंड जो बना है उसकी प्रॉपर्टी अलग होगी। तो आप ये बोल सकते हो कि जिन एलिमेंट से मिलके कंपाउंड बना है वो एलिमेंट्स अपनी प्रॉपर्टी छोड़ देते हैं। अब वाटर की खुद की अपनी प्रॉपर्टी है, आया ना, समझ में आ रहा है? ये लाइन सबको क्लियर है जो लिखा हुआ है? केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। क्लियर है? ठीक। ओके, अब इस केमिकल रिएक्शन में क्या क्या चीजें होती हैं?
कई बार स्टेट चेंज होता है, मतलब आपने मान लो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को गैसियस स्टेट में लिया पर पानी लिक्विड स्टेट में बना, होगी ना, स्टेट चेंज हुई। कई बार ऐसा होता है कि स्मेल चेंज हो जाती है, जैसे अगर अपन हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनाएं, हाइड्रोजन सल्फाइड सुने नाम, मैंने आपको बनाने भी दिया था ना। हाइड्रोजन सल्फाइड एक गैस होती है जिसकी स्मेल ना रॉटन एग जैसी होती है। एग, अंडा, जब वो सड़ जाता है तब जो स्मेल अंडे से आती है ना, वही स्मेल उस गैस की होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। तो जब ये गैस अगर किसी रिएक्शन में बनी तो स्मेल चेंज हो जाएगी रिएक्शन की। आपने जब डाला तब रिएक्शन कुछ और, मतलब स्मेल कुछ और आ रही होगी। जैसे ही हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनी, स्मेल में चेंज आ गया। तो क्या क्या चीजों में चेंज आ सकता है? स्टेट में चेंज आ सकता है, स्मेल में चेंज आ सकता है, कई बार कलर भी चेंज होता है, रिएक्शन होते होते कलर भी चेंज हो जाता है, तो कलर में चेंज आता है। और कई बार हीट निकलती है या एब्जॉर्ब होती है, तो टेम्परेचर चेंज होता है। समझ में आ रहा है? जैसे आपने अगर एक बीकर लिया, उसके अंदर पानी है, ठीक है, और आपने ऊपर से डाल दिया कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड लिखे थे ना, इसको अपन नॉर्मल भाषा में चूना बोलते हैं। चूना, ये जो खुदाई करने का काम आता है ना, चूना, है ना, वो पाउडर फॉर्म में आता है। अब पाउडर फॉर्म को लो और पानी में डाल दो तो बन जाएगा चूना पानी, और वो पूरा बीकर ना गर्म हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ा है, हीट लिबरेट हुई है। दो रिएक्शन हो सकते हैं, ऐसा रिएक्शन जिसमें आपको हीट देनी पड़ रही है, तो उसमें हीट आप बोलोगे कि रिएक्टेंट्स ने हीट एब्जॉर्ब करी है, और यहां जो मैंने बताया यहां पे रिएक्शन से हीट निकली है। तो दो टाइप के प्रोसेस होते हैं, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। एंडो मतलब एंटर करना, ENDO, एंडोथर्मिक, दो वर्ड से मिलके बना है ये। एंडो मतलब एंटर से आया है वो, एंटर मतलब अंदर जाना, और थर्म मतलब हीट। समझ रहे हैं? अगर आपके रिएक्टेंट, ये जो मैंने रिएक्शन लिखा है ना, ये रिएक्शन है। क्या है ये? एक रिएक्शन हो रहा है जिसको मैंने इक्वेशन के फॉर्म में लिखा है, ध्यान से समझना। रिएक्शन क्या हो रहा है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके पानी बना है, ये रिएक्शन है, ये केमिकल चेंज है। उसको इस तरीके से लिखने को क्या बोलते हैं? इक्वेशन। ये क्या है? एक केमिकल इक्वेशन। यहां तक ठीक है? केमिकल इक्वेशन के दो पार्ट होते हैं, एक लेफ्ट वाला पार्ट और एक राइट वाला पार्ट। आप लोग का लेफ्ट बोल रहा हूं मैं, ये लेफ्ट पार्ट है, ये राइट पार्ट है। लेफ्ट वाले पार्ट को बोला जाता है रिएक्टेंट्स। क्या बोलते हैं? वो जो रिएक्ट करने वाले हैं, वो जो रिएक्ट करने वाले हैं उनको कहा जाता है रिएक्टेंट, और जो बन रहे हैं उनको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। तो ये क्या होगा? प्रोडक्ट। क्लियर है? दूसरी चीज, रिएक्टेंट अगर एक से ज्यादा है तो उसको हम प्लस साइन से सेपरेट करते हैं, और प्रोडक्ट भी अगर एक से ज्यादा बन रहे होंगे तो हम प्लस साइन लगाएंगे। यहां जरूरत नहीं पड़ी प्लस की, क्यों? क्योंकि एक ही प्रोडक्ट बन रहा था। अगर प्रोडक्ट एक से ज्यादा बनेंगे ना, तो यहां पे आप प्लस साइन करके अलग अलग प्रोडक्ट को प्लस के बाद लिखोगे। जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है ना? जैसे एक रिएक्शन और लिखता हूं मैं, CaCO3, इसका क्या नाम था? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। आप इसको जब हीट करते हो ना, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखो, प्रोडक्ट के पास मैंने प्लस लगाया है, अब रिएक्टेंट में प्लस की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि रिएक्टेंट एक ही था, प्रोडक्ट दो है। तो जहां रिएक्टेंट एक से ज्यादा हो या प्रोडक्ट एक से ज्यादा हो, तब हम प्लस साइन लगाते हैं। क्लियर है? प्लस साइन कब लगता है, कब नहीं लगता है? यहां नहीं लगा, यहां पे नहीं लगा क्योंकि एक एक ही थे, यहां लगा, यहां लगा क्योंकि एक से ज्यादा है। एम आई क्लियर? ठीक है। तो स्टेट चेंज, स्मेल चेंज, कलर चेंज, हीट प्रोड्यूस्ड या हीट गिवन है। आप रिएक्शन को हीट दिए हो या रिएक्शन ने हीट लिबरेट करी है। एम आई क्लियर? समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, तो नीचे एक लाइन में लिखना, द केमिकल रिएक्शंस
द केमिकल रिएक्शंस आर इंडिकेटेड बाय फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। द केमिकल रिएक्शंस are indicated by following observations। ठीक है, पहला ऑब्जर्वेशन आएगा वही चेंज ऑफ कलर, चेंज ऑफ स्मेल, चेंज ऑफ स्टेट, है ना। तो पहला ऑब्जर्वेशन लिखना चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट। सेकेंड ऑब्जर्वेशन चेंज, हाँ हाँ, चेंज ऑफ स्टेट समझ गए ना, सॉलिड लिक्विड गैस, है ना, फिजिकल स्टेट। ठीक है, सेकेंड लिखना चेंज ऑफ कलर, चेंज ऑफ कलर। थर्ड चेंज ऑफ स्मेल, फोर्थ इवोल्यूशन ऑफ गैस। कई बार ऐसा भी होता है कोई गैस इवॉल्व हो रही है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस। देखो इसका क्या मतलब हुआ, कोई गैस बनेगी तो वो ऊपर ही जाएगी ना कि नीचे जाएगी। गैस लाइटर होती है ना, हमने देखा ना कि चिमनी हाइट पे होती है, क्योंकि हमको पता है कोई गैस अगर बन रही होगी तो ऊपर ही जाएगी, इसलिए चिमनी को हाइट में बनाया जाता है। देखिए गैसेस लाइटर होती है ना, इसलिए वो ऊपर ही जाती है। हमारे एग्जॉस्ट फैन देखो ऊपर ही क्यों लगे, मैं नीचे क्यों नहीं लगाया एग्जॉस्ट फैन, अभी सोचे इस बारे में। जब भी हमारे घर में कोई वेंटिलेशन होता है तो वो ऊपर ही होता है, नीचे क्यों नहीं होता है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। वेंटिलेशन मतलब जो आप ऊपर होल बना देते हो ना, ताकि गैस एयर का पैसेज होता रहे, वेंटिलेशन प्रॉपर रहे, तो हम ऊपर ही क्यों बनाते हैं, क्योंकि जब भी कोई गैस गर्म हो जाती है ना तो वो ऊपर जाती है और वो ऊपर से बाहर हो जाएगी। समझ रहे हैं? तो इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब है गैस बन के ऊपर आ रही है। तो इससे भी हमको समझ में आया कि रिएक्शन हुआ है। पर कई बार ऐसा हो सकता है कि गैस कलरलेस है, तो आपको कैसे दिखेगा। अभी ऑक्सीजन आपको दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा ना, पर तभी ऑक्सीजन है ना यहाँ पे, क्योंकि वो एक कलरलेस गैस है, उसका कोई कलर नहीं है, टेस्ट भी नहीं है, स्मेल भी नहीं है। तो आप कैसे पहचानोगे कि ये गैस ऑक्सीजन है कि नहीं है। कोई तरीका हो सकता है जिससे हम ऑक्सीजन को पहचान सके। मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप लोग को। हाँ, अगर मान लो कोई रिएक्शन में ऑक्सीजन गैस वाकई में आ रही होगी ऊपर, तो आप उसके पास एक बर्निंग मैच स्टिक ले आओ, जलती हुई माचिस। तो जैसे ही वो ऑक्सीजन गैस के प्रेजेंस में आएगा ना, उसकी फ्लेम बढ़ जाएगी। क्यों, अभी बात की थी ना इसके बारे में। ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन, तो उसने फ्लेम को बढ़ा दिया। एम आई क्लियर? ठीक है, ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड भी कलरलेस गैस है, ओडरलेस है। ओडर मतलब स्मेल, बॉडी ओडर बोलते हैं ना। तो कलरलेस, ओडरलेस, टेस्टलेस, कार्बन डाइऑक्साइड भी ऐसी ही है। तो उसको भी पहचानने का एक तरीका होता है। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर से पास कराओगे तो वो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। ये अपन क्लास 8 में भी पढ़े हैं शायद, है ना। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, ये है कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2, है ना, इसको जब हम लाइम वाटर इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला बनाए थे अपन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका केमिकल नेम है। बट जो मैंने लाइम वाटर बोला ना वो इसका कॉमन नेम। कॉमन नेम और केमिकल नेम दो टाइप के होते हैं नेम। कॉमन नेम जिससे हम इसको खरीदने जाएंगे, और केमिकल नेम जो इसके केमिकल के बारे में बताया कि हाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोक्साइड नहीं, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। पर क्या लाइम वाटर सुन के समझ में आ रहा है कि वो किससे बना है? नहीं ना, क्योंकि वो कॉमन नेम है। जैसे हमारे नेम होते हैं ना, चिंटू मिंटू, घर के नाम, कॉमन नेम जिससे आपको कोई नहीं जानता। स्कूल में कोई नहीं जानेगा, स्कूल में सब आपको आपके रियल नेम से जानते हैं। ठीक है, वैसे ही हर एक
केमिकल का कॉमन नेम और एक केमिकल नेम होता है। केमिकल नेम से हम उसके केमिकल्स के बारे में बता सकते हैं, है ना। अब चिंटू बोल के आप बता दोगे कि चिंटू का रिलीजन क्या है, नहीं पता चलेगा ना। चिंटू नाम तो किसी का भी हो सकता है, चिंटू नाम किसी जैन आदमी का भी हो सकता है, चिंटू नाम किसी पंजाबी का भी हो सकता है, हाँ। पर अगर आप अब उस चिंटू का रियल नेम पूछोगे तो चिंटू बोलेगा मेरा रियल नेम आकाश जैन है, तो आप बता दोगे ना कि हाँ जैन है ये। और वाले चिंटू से पूछोगे तो वो बोलेगा मेरा नाम नवदीप सिंह है, बता दोगे ना वो पंजाबी है। समझ रहे हो ना कि केमिकल नेम से ही केमिकल का पता चलता है, कॉमन नेम से केमिकल का पता नहीं चलता है। बट घर में आप कॉमन नेम से जाने जाते हो, वैसे ही दुकानदार को भी कॉमन नेम पता होता है। समझ रहे हो, आप अगर लाइम वाटर खरीदने जा रहे हो और आप जाके दुकानदार को बोलोगे भैया 1 लीटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे देना, तो वो मारेगा आपको, क्योंकि उसको नहीं पता कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, वो तो धंधा करने बैठा है ना, उसको लाइम वाटर पता है। तो आप लाइम वाटर बोलोगे तो वो दे देगा आपको, उसको पता, उसको नहीं पता कि इसके अंदर क्या केमिकल है, उसको जानना भी नहीं है, उसको तो बेचने से मतलब है, कमाने से मतलब है। उसको इतना पता है कि ये लाइम वाटर होता है, मुझे इसको बेचना है। अब आपको आके उससे कॉमन नेम से ही उसको पूछना है। जैसे बेकिंग सोडा होता है ना, घर में बेकिंग सोडा यूज करते हैं, एक डब्बा आता है येलो कलर का, बेकिंग पाउडर का, बेकिंग सोडा का, जिसको हम यूज करते हैं ढोकले में डालने के लिए, केक में डालने के लिए बेकिंग पाउडर यूज करते हैं ना। तो बेकिंग पाउडर तो उसका कॉमन नेम है, उसका केमिकल नेम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट आयन हम शायद उस दिन नहीं लिखे थे, लिखे थे क्या, लिखे थे बताओ फिर, जब लिखे थे तो देख के क्यों बता रहे हो, वो बस याद नहीं है। अच्छा, HCO3 का 1 नेगेटिव, ये होता है बाइकार्बोनेट, और Na क्या होता है 1 पॉजिटिव। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, NaHCO3। आपको समझ में आ रहा है सबको फॉर्मूला, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसका एक और नाम होता है हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हो। इतने को तो कार्बोनेट बोल ही रहे थे क्या, CO3 2 नेगेटिव को कार्बोनेट बोल रहे थे ना, H और आ गया तो हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल दो या बाइकार्बोनेट। एम आई क्लियर, ठीक है। तो ये अगेन सोडियम बाइकार्बोनेट इज द केमिकल नेम ऑफ दिस, एंड बेकिंग सोडा इज द कॉमन नेम, मार्केट में वो उस नाम से बिकेगा, ठीक है। ओके, इवोल्यूशन ऑफ गैस क्लियर है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में मिलाया जाता है ना, तो लाइम वाटर एक्चुअली इस टाइप का होता है, पानी जैसा, ठीक है। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड इसमें मिलेगा ना, कार्बन डाइऑक्साइड इसको मिल्की कर देगा, मिल्की मतलब थोड़ा व्हाइटिश हो जाएगा ये। अभी क्लियर सॉल्यूशन है, पर जैसी कार्बन डाइऑक्साइड उस लाइम वाटर में जाएगा, इट विल मेक दैट लाइम वाटर लुक मिल्की। समझ रहे हैं, और बनता क्या है, मिल्कीनेस किसके कारण आती है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। इसका आपको मैं बेस्ट एग्जांपल बता रहा हूं, व्हाइट वॉशिंग। क्या होता है व्हाइट वॉशिंग, पहली बार सुन रहे हैं, ये होता है ना हर साल घर में, अरे पुताई, वाह, व्हाइट वॉशिंग नहीं सुने थे, पहली बार सुन रहे हो कि आपके पैदा होने के बाद घर में व्हाइट वॉशिंग हुई नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, हुई ना, पुताई हुई ना घर में। तो जब घर में पुताई होती है ना, तो यही चूना को लाके पानी में डालते हैं, चूना पानी बन जाता है, यही तो है चूना पानी। कैल्शियम ऑक्साइड को जब पानी में मिलाया जाता है तो वो बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूना पानी, और गर्म हो जाता है, बताया था ना अभी। तभी वो जब जनरली घोलते हैं ना, तो वो ग्लव्स पहने रहते हैं, क्योंकि उन्होंने ग्लव्स में वो पाउडर उठाया हुआ है, अब वो पानी में डालने वाले हैं, जैसे डालेंगे गर्म हो जाएगा ना, तो उनका हाथ ना जले, इसलिए वो ग्लव्स यूज करते हैं, ठीक है। बन गया चूना पानी, अब पुताई चालू करेंगे, ठीक है। घर में पुताई चालू हो गई, जिस दिन घर में पुताई होती है ना, उस दिन शाइनिंग नहीं आती वॉल्स में, है ना, उसके एक आध दिन बाद शाइन आना चालू होता है। अब अगले बार जब पुताई होगी ना, तो ध्यान देना, ठीक है। जिस दिन पुताई हुई है ना, उस दिन तो वो बहुत गंदा दिखता है, शाइनिंग नहीं आ रही तो थोड़ा सा गंदा दिखता है, फेडेड दिखता है। पर कुछ दिनों में क्या होता है, इस चूने पानी में कार्बन डाइऑक्साइड मिलना चालू हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड तो है ना आजू बाजू, आप रूम में रह रहे हो ना, और आप गैस छोड़ रहे हो ना, ये वाली गैस, ठीक है, और कोई गैस नहीं, ये गैस छोड़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है,
और ये कार्बन डाइऑक्साइड जाके दीवार में चिपक रहा है, तो ये रिएक्शन होगा। लाइम वाटर को कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर देगा, मिल्की, शाइनिंग आ गई। अब 1-2 दिन में शाइनिंग आना चालू हो जाती है, क्योंकि ये रिएक्शन आपके दीवारों में हो रहा है। और ऑब्जर्व करना, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स दिखेंगे आपको पानी के, एकदम पानी नहीं ऐसे कि पानी गिर रहा है, ऐसा नहीं होगा, बहुत कम पानी बनेगा। आप लोग समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो आपको एक आध जगह ड्रॉपलेट भी दिखेगा पानी का, तो क्योंकि पानी ही बन रहा है ना। क्लियर है? रिएक्शन सबको समझ में आ रहा है? When carbon dioxide is passed through lime water, the lime water turns milky. ये कार्बन डाइऑक्साइड की पहचान है। जैसे ऑक्सीजन की पहचान मैंने भी बताई ना, मैस्टिक लेके आ जाओ, मैस्टिक की फ्लेम बढ़ जाएगी, इंटेंसिटी फ्लेम की बढ़ जाएगी, है ना। वैसे ही लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा। ये बताएगा कि वो जो गैस है, निकलने वाली जो गैस है, वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसी गैसेस जो दिखने में कलरलेस हैं, सूंघने में ओडरलेस हैं और टेस्ट में टेस्टलेस हैं, उनको पहचानने के कुछ तरीके होते हैं। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड डिस्कस किया हमने अभी, है ना। आने वाली क्लासेस में हम हाइड्रोजन का भी डिस्कस करेंगे। क्लियर है? ये चारों लिख लियो, इवोल्यूशन ऑफ गैस। 5वीं कैरेक्टरिस्टिक लिखना ई, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब समझ गया ना, निकलना, बाहर निकलना, रिलीज, ठीक है। इवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। जनरली एनर्जी हीट के फॉर्म में होती है, एंडो और एक्सो, ठीक है। केमिकल रिएक्शन समझ में आ गया क्या होता है? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, बट उसके पहले अपन केमिकल इक्वेशंस पढ़ेंगे, फिर हम आएंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में, ठीक है। यहां तक ओके? आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट लाइन डालना, केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को डिटेल में पढ़ते हैं। केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं? केमिकल इक्वेशंस, ठीक है। अब वही केमिकल रिएक्शन जो हम कर रहे हैं ना, अभी तक हम केमिकल रिएक्शंस कर रहे थे, बट जब इन केमिकल रिएक्शन को लिखा जाएगा ना, तब उसको इक्वेशन कहते हैं। तो पिछले पेज में जितना भी मैंने लिखा है ना, ये सब क्या है? इक्वेशंस। रिएक्शंस के इक्वेशंस होते हैं। एम आई क्लियर? तो लिखना केमिकल इक्वेशन में हाइफन डाल के इसका डेफिनेशन, केमिकल इक्वेशन क्या होता है? इट इज अ स्टेटमेंट यूज्ड इन केमिस्ट्री, इट इज अ स्टेटमेंट यूज्ड इन केमिस्ट्री टू रिप्रेजेंट, कंप्लीट करोगे, टू रिप्रेजेंट व्हाट? केमिकल रिएक्शन, वेरी गुड, टू रिप्रेजेंट केमिकल रिएक्शंस। पर टाइम पे आया करो आयुष, ठीक है। 5:30 बजे ना यहाँ पहुंचने का टाइम है, आप 5:30 बजे घर से निकल रहे हो, दोनों में फर्क है ना। क्लास का टाइम 5:30 स्टार्ट है, तो आपको घर से 10 मिनट पहले निकलना चाहिए, ताकि आप यहाँ डॉट 5:30 बजे बैठे हुए हो, और आप 5:30 बजे घर से निकल रहे हो, ठीक है। चलिए लिख लिया डेफिनेशन। इट इज अ स्टेटमेंट यूज्ड इन केमिस्ट्री टू रिप्रेजेंट केमिकल रिएक्शन। अब हम इस इक्वेशन को 3 तरीके से लिख सकते हैं, एक सेंटेंस के फॉर्म में, एक वर्ड इक्वेशन होता है, और एक होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे वो पानी वाला रिएक्शन, सबसे सिंपलेस्ट रिएक्शन वो पानी वाला ही है। अपन उसको वर्ड, उसको सेंटेंस में कैसे लिख सकते हैं? अभी लिखो मत, सुन लो पहले। हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू गिव व्हाट? वाटर बोलना दादा, टू गिव वाटर। होगा ऐसा? बोल सकते हैं हाइड्रोजन ऑक्साइड, गलत नहीं है, पर अब वाटर बोलो ना, कॉमन नेम, ठीक है। ये हो गया सेंटेंस इक्वेशन, ठीक है।
इसी चीज को मैं वर्ड के फॉर्म में कैसे लिखूंगा? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। वर्ड बोल रहा हूं तो H2O क्यों आएगा? ठीक है, ये कहलाएगा वर्ड इक्वेशन। अब इक्वेशन ही है, ऊपर वाला भी इक्वेशन, नीचे वाला भी इक्वेशन है। थर्ड, H2 प्लस O2 गिव्स H2O। किसको सबसे कम टाइम लिखा लगा लिखने में? नीचे वाले। सबसे सिंपलेस्ट तरीका यही है। और फिर याद रखने के लिए सबको याद रखना पड़ेगा ना कि O2 ही होता है। ऐसा नहीं कि H2 प्लस O H2O हो गया, ऐसा नहीं होता। आप लोग समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? हाइड्रोजन हमेशा H2 के फॉर्म में ही रहता है नेचर में। यहां पे भी अगर हाइड्रोजन होगा ना तो वो H2 के फॉर्म में ही होगा, H नहीं होगा। याद है डेफिनेशन एटम की, कि एटम सबसे सिंपलेस्ट पार्टिकल है बट मे और मे नॉट बी केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो हाइड्रोजन का एक एटम अकेले रह ही नहीं सकता, इसलिए हमेशा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ही होगा। और ऑक्सीजन का भी एक एटम कभी नहीं रह सकता, तो HO2 ही लेंगे। कभी भी ये नहीं लिखेंगे H2 प्लस O गिव्स H2O, ये गलत है, क्योंकि ये आपको O कहीं मिलेगा ही नहीं। नेचर में ऑक्सीजन किस फॉर्म में है? इस फॉर्म में है। तो रिएक्शन भी यही करेगा, ना कि ये। एम आई क्लियर? समझ में आ रहा है? तो ये तीनों इक्वेशन आप लोगों को समझ में आए? एक है वर्ड इक्वेशन, एक है सेंटेंस इक्वेशन, और जो सबसे लास्ट में मैंने लिखा है वो है आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में इक्वेशंस। मैंने सबका फॉर्मूला लिया है। हाइड्रोजन का फॉर्मूला या सिंबल H2 होता है, ऑक्सीजन का सिंबल O2 होता है, एंड वाटर का फॉर्मूला, वाटर का सिंबल मत बोलना, एलिमेंट्स के सिंबल होते हैं और मॉलिक्यूल का फॉर्मूला होता है। एलिमेंट का सिंबल और मॉलिक्यूल का फॉर्मूला। तो वाटर का ये फॉर्मूला है, सिंबल नहीं है। एम आई क्लियर? ठीक है, तो इन्हीं को कहते हैं केमिकल इक्वेशंस। दैट इज द स्टेटमेंट टू रिप्रेजेंट केमिकल रिएक्शंस। क्लियर है? ठीक है, तो नीचे लिखना टू रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन, लिख लिए ना? ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखो we can represent we can represent we can represent a chemical reaction in the form of sentence or word or formulas, oblique symbol। है ना? फॉर एग्जाम्पल करके ये तीनों स्टेटमेंट लिख लेना। जयती, काव्य, आप लोगों को समझ में आ रहा है? यस सर। डन? ये तीनों एग्जाम्पल लिख लिए ना?
ठीक है, ओके, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे। अब अपन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में बात कर लेते हैं ना। अभी अपन को समझ में तो आ गया, लेफ्ट में जो चीजें लिखी हुई है वो रिएक्टेंट है और राइट में जो चीजें लिखी है वो प्रोडक्ट। बीच में क्या बना हुआ है, एक एरो। वो एरो हमें क्या बता रहा है? हाँ, रिएक्शन हो गया कि रिएक्शन का डायरेक्शन। एरो क्या बताता है? डायरेक्शन। एरो क्या बताता है? हमेशा डायरेक्शन। ये किसका डायरेक्शन बता रहा है कि रिएक्शन किस तरफ जा रहा है? मतलब जा नहीं रहा है, बट पानी बन रहा है ना, तो ये बता रहा है कि H2 और O2 मिलके पानी बन रहे हैं। तो ये एरो बता रहा है द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट लाइन में लिखना, द सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड, substances which take part in the reaction are called, क्या बोलेंगे? reactants। क्या बोलेंगे इनको? reactants। substances which take part in the reaction are called reactants। और जो सब्सटेंस बन रहे हैं उनको क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। तो नेक्स्ट लाइन में, द द substances which are formed, substances which are formed as a result of chemical reaction, as a result of chemical reaction, are called product, are called products। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, more than one reactants or products, more than one reactant or products are separated by plus sign, separated by plus sign। ठीक है, और एक चीज क्या बच गई? एरो, है ना, तो वो भी नीचे लाइन में लिखना, द चेंज इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, change is represented by an arrow। ठीक है, which shows the direction of the reaction, which shows the direction of reaction, which shows the direction of reaction, shows the direction of reactions। ठीक है, क्लियर है? ओके, अब जो रिएक्शंस इक्वेशंस है ना, वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है बैलेंस्ड इक्वेशन और एक होते हैं अनबैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। चलो, पहले मैं बता रहा हूं टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, दो टाइप के होते हैं। एक होता है अनबैलेंस्ड, जिसको ना हम स्केलेटल इक्वेशन भी बोलते हैं। स्केलेटल समझते हैं? स्केलेटल क्या होता है? पहली बार सुन रहे वर्ड स्केलेटल? क्या होता है? बॉडी का स्केलेटन, स्ट्रक्चर, कंकाल। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? कंकाल। वही जो पूरा व्हाइट कलर का रहता है ना,
बोन्स पूरा, हाँ बोन्स का जो फ्रेमवर्क होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलेटन। उसके बिना हमारी बॉडी मतलब वो अकेला है तो वो बॉडी अधूरी है। फिर उसके ऊपर टिश्यूज आएंगे, स्किन आएगी, तब आप बोलोगे हाँ कंप्लीट बॉडी है ये। इसलिए अनबैलेंस को स्केलेटल भी बोलते हैं, क्योंकि अनबैलेंस्ड इक्वेशंस इनकम्प्लीट होते हैं। वैसे ही स्केलेटल इज अ इनकम्प्लीट बॉडी। ठीक है, तो unbalanced और स्केलेटल इक्वेशन एक टाइप होता है, और दूसरा टाइप होता है, जब अनबैलेंस है तो दूसरा क्या होगा, बैलेंस्ड। बैलेंस्ड इक्वेशंस। चलो इन दोनों को समझते हैं क्या होते हैं, ध्यान देना यहाँ पे सभी, ठीक है, बाद में लिखना। चलो इधर देखो, हमने जो सबसे पहला रिएक्शन पढ़ा आज वो क्या था, H2 प्लस O2 गिव्स H2, ऐसा रिएक्शन है ना। अब आप जैसे H2 को क्या पढ़ोगे, इसको दो तरीके से पढ़ा जा सकता है। आप बोलोगे 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, पढ़ सकते हैं इसको, और उस एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, 2। तो लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन के कितने एटम दिख रहे हैं आपको, 2। सबको दिख रहे हैं 2, कोई ऐसा जिसको 2 से ज्यादा दिख रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कोई, ठीक है। और ऑक्सीजन के कितने एटम्स दिख रहे हैं, 2, राइट। राइट साइड में हाइड्रोजन कितना दिख रहा है, 2, है ना। H के नीचे 2 लिखा है, मतलब वो 2 हाइड्रोजन है। और ऑक्सीजन कितना है, 1। तो यहां हो गया थोड़ा सा गड़बड़। हमने शुरुआत तो 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन से की थी, बट बना 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, तो वो 1 ऑक्सीजन कहां गया। हमने लास्ट 9th क्लास में एक प्रिंसिपल पढ़ा था, या लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, याद है। ये क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, बचना, बचना ना, मतलब जितना पहले था अभी भी उतना ही है, ये होता है कंजर्वेशन। वैसे ही एक लॉ और हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन का, वो होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सबका देखो इक्वेशन स्टेटमेंट ऐसे ही रहता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, राइट। मोमेंटम में इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम बराबर होता है, मोमेंटम चेंज नहीं होता है। वैसे ही मैटर, मतलब मैटर या एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। पर यहां इक्वेशन में देख के हमको लग रहा है कि लेफ्ट साइड में 2 एटम हाइड्रोजन के, राइट साइड में 2 है, ये तो बराबर है। बट ऑक्सीजन का 2 था, यहां पे 1 है, तो लॉस हो गया है। तो क्योंकि हमने स्टेटमेंट क्या बोला कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, और इस इक्वेशन के हिसाब से तो 1 ऑक्सीजन डिस्ट्रॉय हो चुका है, आया ना। तो इस टाइप के इक्वेशन को हम कहते हैं अनबैलेंस्ड इक्वेशन। और वैसे भी ये बैलेंस भी नहीं है ना, तराजू समझते हैं ना, जहां पे दोनों तरफ चीजें बराबर होनी चाहिए तब वो बैलेंस कंडीशन में होता है। अभी ऐसा है कि यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा है तो ये नीचे है, ये वाला पार्ट ऊपर है, समझ रहे हो आप लोग, इसको अनबैलेंस कंडीशन बोलेंगे। समझ में आ रही है ना बात। कभी गए हो ना सब्जी लेने, तो तराजू रखता है यहाँ पे, सब्जी डालना चालू करता है, जब ये दोनों बराबर आया था वो रोक देता है डालना, आया ना, तो होता है ना। तो ये कंडीशन बैलेंस होती है, राइट। तो अभी जो कंडीशन आपको सामने दिख रही है ना, ये एक अनबैलेंस कंडीशन है, आया ना। किसके रेस्पेक्ट में अनबैलेंस है, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन तो बराबर है ना भाई, ऑक्सीजन कम है ना। ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में अनबैलेंस है, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में बैलेंस है। हाँ तो ठीक है। अब बैलेंस कैसे करेगा, वो जब तराजू वाला जो जो सब्जी वाला होता है, जब वो सब्जी देता है तो यहाँ पे उसने 1 किलो का बाट रख दिया, उसको बाट बोलते हैं ना, काला काला का जो रख देता है। अब यहाँ वो सब्जी डालना चालू करता है, अगर अनबैलेंस है तो वो क्या करता है, मतलब सब्जी और ऐड करेगा ना, इधर आलू और डालेगा, अगर 1 किलो आलू नहीं हुआ होगा तो, जब तक ये नीचे ऐसे है ना, जैसे वो 1 किलो आलू में आलू और डालते जाएगा, मतलब जहां कमी है वहां बढ़ाना है, यही है फंडा। जहां कमी है वहां बढ़ाना है, तो यहाँ पे कहाँ कमी है, ऑक्सीजन। कहाँ पे कमी है, राइट साइड में, तो राइट साइड में बढ़ाएंगे, लेफ्ट साइड से कम मत। कि सर ये देखो हो गया बैलेंस, ऐसा नहीं, समझ रहे हैं ना। कि सर देखो आप तो है ना, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, ऐसा नहीं करना है। मैंने बोला ना कि हाइड्रोजन हमेशा, ऑक्सीजन हमेशा O2 के फॉर्म में ही रहता है, अगर वो अकेला है तो, अगर वो अकेला है तो वो हमेशा O2 के फॉर्म में ही रहेगा। तो अब बढ़ाना किसको है, ऑक्सीजन को। कहां बढ़ाना है, राइट साइड में। कैसे बढ़ाएंगे, तो अब ऐसे मत लिख देना, ये भी गलत है। आपने ऐसा करके क्या कर दिया, वाटर का फॉर्मूला ही चेंज कर दिया। एम आई क्लियर। नीचे ही तो लिखते ना पर फॉर्मूला, नंबर जो नीचे आते हैं वो तो फॉर्मूले में आते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे ऑक्सीजन बढ़ाना है तो इसका एक ही तरीका है, एकमात्र तरीका,
वो क्या होता है कि उस फॉर्मूले के आगे आप एक नंबर प्रीफिक्स कर दो। प्रीफिक्स समझते हो, जो पहले लगता है, जैसे मिस्टर प्रीफिक्स है, फिर फर्स्ट नेम, सरनेम आपका सफिक्स है, सफिक्स जो बाद में लगता है, प्रीफिक्स जो पहले लगता है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के आगे आप नंबर्स लिख सकते हो। एम आई क्लियर? लास्ट में नहीं लिखते, कुछ लोग ऐसे भी करते थे, H2O, ये भी गलत तरीका है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बीच में कुछ नहीं आएगा, ना बाद में कुछ आएगा, जो भी नंबर्स आपको ऐड करने हैं वो आप सामने ही लिखोगे। एम आई क्लियर? और वो नंबर जो सामने आएगा वो अकेले सिर्फ ऑक्सीजन के थोड़ी ना होगा, वो तो H2 के लिए भी होगा, है ना? तो क्या लिखूं मैं सामने, नंबर क्या लिखूं? मुझे कितने ऑक्सीजन चाहिए? मतलब एक पहले से एक और चाहिए, पर सामने 2 लिखना पड़ेगा ना, लेकिन कुछ नहीं तो पहले से 1 है वहां पे, है ना? और आपने अगर 1 ऐड करे तो 1 + 1 2 हो जाएगा, तो मिनिमम तो 2 आपको लगाना ही पड़ेगा, उससे कम 1.5 नहीं लगा सकते, ध्यान रखना, है ना? हम कभी भी नंबर्स फ्रैक्शन में नहीं लगते आगे, हमेशा वो होल नंबर्स में ही होंगे। एम आई क्लियर? आगे बढ़े। ये 2 लगाने से हुआ क्या? ऑक्सीजन तो 2 हो गया, सबको दिख रहा है 2 ऑक्सीजन। अब अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो 2 बार H2O लिख के देख लो। 2H2O मतलब क्या होगा? H2O + H2O होगा, 2H2O मतलब आया ना? तो 2 ऑक्सीजन दिख रहे हैं सबको, और हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं? 4। 2 × 2 मल्टीप्लाई करना है, याद रखना, ऐड नहीं करना। अभी कोइंसिडेंटली यहाँ पे ऐड और मल्टीप्लाई करके दोनों रिजल्ट 4 आ रहा है, बट ऐसा हर बार नहीं होगा, ध्यान रखना। तो इस चीज को हमेशा हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो हाइड्रोजन बढ़ के कितना हो गया? हाइड्रोजन बढ़ के हो गया 4, ठीक बोले आप। और ऑक्सीजन बढ़ के कितना हो गया? 2। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने चले थे, हाइड्रोजन को अनबैलेंस कर डाला, ये कि नहीं? तो अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा। अब ये रिएक्शन ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में बैलेंस है, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में अनबैलेंस है। और हाइड्रोजन कहां कम है? रिएक्टेंट साइड में, लेफ्ट साइड में, वहीं बढ़ाना पड़ेगा, यहां से कम मत कर देना, ठीक है? कम कभी नहीं करते हैं, हमेशा बढ़ाते ही हैं, ठीक है? तो क्या करना पड़ेगा जल्दी बताओ? सामने H2 के आगे एक 2 लग जाएगा, हो गया 4 ये भी। अब देख लो आप, 4 इधर 4 इधर 2 इधर, अब ये इक्वेशन बैलेंस हो गया है। और अब ये वो लॉ को फॉलो भी कर रहा है, कौन से लॉ को? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर बोल लो, एटम बोल लो, मास बोल लो, तीनों सही है। क्योंकि देखो, मैटर का मास होता है और मैटर एटम से बना हुआ होता है, तो आप ये तीनों वर्ड यूज कर सकते हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम। एटम भी दोनों साइड बराबर है, दोनों एलिमेंट के। मास भी बराबर है, ध्यान देना। हाइड्रोजन का मास कितना था, जल्दी कौन बताएगा? हाइड्रोजन का मास 1, तो टोटल मास कितना हो गया हाइड्रोजन का? यहाँ पे 4 ना भैया, टोटल मास बोल रहा हूँ ना, 4 हाइड्रोजन है ना। हाँ, ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 8 उसका नंबर होता है, डबल करो ना, 16। E1 का डबल कर रहे थे 16। कितने ऑक्सीजन है? 32 ऑक्सीजन है। 2 ऑक्सीजन, सुनो तो क्या पूछ रहा हूं मैं, 2 ऑक्सीजन है, टोटल मास कितना आया? अब 2 बोलो, बोलो 2। 32 कितना है? 32 ऐड हो कितना आया? 36 आया इतना। इधर भी कैलकुलेट कर लेते हैं, चलो। वाटर का मास, हाइड्रोजन कितने हैं? 4। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। आ रहा है 36। तो देखो, मास भी कंजर्व है, मास भी, तो उसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी बोल सकते हैं ना। एटम तो बोल ही रहे हैं, और मैटर भी बोल सकते हैं, क्योंकि सब तो मैटर ही है, ठीक है? तो इसका एक स्टेटमेंट और होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का एक स्टेटमेंट और है, द मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ऐसा ही बोल सकते हैं। लेफ्ट साइड वाले को रिएक्टेंट बोल रहे थे ना, और राइट साइड वाले को प्रोडक्ट बोल रहे थे। तो टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट बिफोर द रिएक्शन इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर द रिएक्शन। अगर ऐसा नहीं आ रहा है मतलब आपका रिएक्शन बैलेंस नहीं है, और अगर ऐसा आ रहा है मतलब रिएक्शन बैलेंस्ड है। एम आई क्लियर? ठीक है, तो इसको अपन नेक्स्ट क्लास में लिखते हैं। अभी सिर्फ इतना लिख के, ये दोनों लिख के छोड़ देना,
नेक्स्ट क्लास में जब आओगे तो पहले मैं अनबैलेंस्ड इक्वेशन का डेफिनेशन लिखवा दूंगा, फिर बैलेंस इक्वेशन का डेफिनेशन लिखेंगे, और बैलेंस क्यों करते हैं ये लिखेंगे, वही लॉ लिख लेंगे, और कुछ इक्वेशन का बैलेंसिंग देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। बैलेंसिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन केमिस्ट्री, क्योंकि कोई भी इक्वेशंस आप बिना बैलेंस किए नहीं लिखते केमिस्ट्री में, समझ गए ना? ठीक है, आप कभी भी यहां आते तो अपने सिर्फ स्केलेटल को तो ना भेज देते हो, पूरा आते हो ना, वैसे ही कभी भी इक्वेशन जब लिखा जाता है तो पूरा लिखेंगे, बैलेंस्ड फॉर्म में लिखेंगे, अनबैलेंस्ड फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा इक्वेशन। क्लियर है? ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ते हैं अनबैलेंस और बैलेंस इक्वेशन की तरफ। चलो ठीक है, थैंक यू।